नमस्कार। आज अनुस्वार मंच से मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपको एक नई हस्ती से मिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ और वो हैं डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, जो हमारे हास्य व्यंग के साम्राज्ञी कही जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो हम शुरू करते हैं उनसे विचार विमर्श। नमस्ते दीदी। नमस्कार। नमस्ते। और इतना बढ़िया आपने परिचय दे दिया तो उसके लिए भी नमस्कार। तो आज ये दिवाली से पहले का दिन है। 2 दिन पहले, कल धनतेरस है, परसों 4 को दिवाली है जी। सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और हम मेरी ओर से भी सबको बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगी कि आप अपना प्रश्न जो है वो लक्ष्मी से ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज सबका मूड जो है वो लक्ष्मी और सरस्वती पर होगा। तो वैसे मैं प्रस्तुत हूँ, आप जो कहेंगे उसका उत्तर। पहला प्रश्न यही पूछते हैं कि सृजन में आपकी रुचि कैसे हुई, लेखन में कैसे आपने एंट्री ली, कोई प्रेरणा किसी साहित्यकार से, या कैसे जो बाद में अंततः लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हुई, पहले सरस्वती के रूप में और फिर लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हुई। तो सृजन की यात्रा जो होती है वो हमेशा महिलाओं की, और मैं सोचती हूँ महिलाओं का सृजन का तरीका कुछ और होता है। और मेरी सृजन यात्रा तो बहुत छोटी थी तब से आरंभ हो गई थी, और कविता के प्रति ही मोह था मेरा। और कहते हैं कि ये काव्य जो है, कविता जो है, वो जन्मजात होती है। ये आजकल हम वैसे दोष देते हैं कि आजकल कवि बनाए जा रहे हैं, ये कुछ है, लेकिन सच कहूँ तो ये एक ऐसा कीड़ा है जो यदि आपके मस्तिष्क में बचपन से घुस जाए तो आप रिटायरमेंट क्या उसके बाद के 20 साल तक आपको ये कीड़ा छोड़ेगा नहीं। और ये मैं तो मानती हूँ कि ये रेशम का कीड़ा है जो रेशम बुनता है और हमारी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से, इतनी विधाओं में प्रकट करता है। जब मैं पैदा हुई थी ना, तो सुनिए, मुझे तो पैदा हुए बहुत साल हो गए, तो आप जानते ही है अपनी उम्र का क्या बताऊं। तो उस समय छायावाद का जमाना था और हमारी दृष्टि जो है वो पंत निराला महादेवी प्रसाद, महादेवी जी से तो मैं मिली हूँ और मेरे कई उनके साथ चित्र हैं। इसी तरह से अमृता जी से मिली थी, उनके चित्र भी हैं, लेकिन वो जो मेरे आरंभ के पब्लिशर्स थे उनके पास हैं और मुझे आज तक मिले नहीं हैं। लेकिन महादेवी जी के चित्र हैं मेरे पास, और एक बहुत बड़े मंच पर वो मेरे साथ थी। तो वहां पर हमारे ऑथर्स गिल्ड के भी कवि थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो उसमें कवि जो है ना वो गा गा कर बोल रहे थे, और कई तरह के कवि होते हैं। अब हम किसी को, मेरी हमेशा इच्छा रही है कि किसी को नकारात्मक ना कहा जाए, लेकिन उसको किसी तरह से चुप करा दिया जाए। तो महादेवी जी मेरे से कान में मेरे पास थोड़ा सा कहती हैं कि तुम गाना तो नहीं शुरू कर दोगी। मैंने कहा नहीं, मैं गा के भी बोलती। कहते हैं कि जो आपकी छोटी कविता है और उसी में रहना और उसमें घनत्व है। मैं सच कहती हूँ, मैंने उन शब्दों को पकड़ लिया था और मेरा सृजन यात्रा का पहला पड़ाव यही था। बहुत सुंदर। वैसे दीदी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि महादेवी जी मेरी भी आइकॉन थी। और मैं आपको बताना चाहती थी कि मैंने आपका वो देखा है, आपका जो ग्रंथ निकला है, और हालांकि बीच के कंटेंट्स अभी नहीं पता, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनसे कैसे, क्या उनसे भेंट हुई थी या नहीं? वैसे तो वो मेरे शहर के पास फरुखाबाद की रहने वाली थी। शहर कानपुर है, लेकिन आप तो छोटे हैं, आप तो काफी उम्र का फर्क है जी। जब हम क्लास 11 में थे तब ये कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो है
आपका भी शुरू हो गया था। शुरू हो गया। तो हमने, मेरे पिताजी जो है वो शिक्षक थे, और जी मैं भी उसी स्कूल में था, तो सब मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। और जी। विशेषकर लाइब्रेरी सुविधा हमारे लिए बहुत बढ़िया थी। जो चाहो अंकल ये किताब ले जाएंगे, उन्होंने अपना पैड पे लिखा और दे दिया। तो इस वाह। तरीके से मैं अपने 11वें वर्ष में या 11वीं कक्षा के दरमियान मैंने पंत, प्रसाद, महादेवी, निराला और न जाने क्या क्या पढ़ डाला। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। लेकिन मेरे लेखन पे सबसे पहला जो असर पड़ा वो महादेवी जी का पड़ा। जी। तो हमारी जो पहली कविता थी, वैसे मैं उल्टा उल्टा हो गया, आप मेरा इंटरव्यू नहीं नहीं, मैं जानना चाहती थी, वरना मैं ही शुरू हो जाती कि मैं उनके बारे में अवश्य। और आपका कोणार्क जो है उस पर तो उसकी छाया है, मुझे उसकी गहनता और उसका खूबसूरती, वहां पर जाकर ये सब ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। और इतना भीतर की बात आपने कही है, तो विशेष रूप से लग रहा था कि कहीं ना कहीं महादेवी और प्रसाद जी का आप पर वरद हस्त प्रभाव है रहा, या। प्रभाव रहा। जी। और मेरी पहली कविता जो थी वो भी महादेवी की जैसी शैली में लिखी थी। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। ओ, अच्छा अच्छा। और दूसरी कविता थी, मेरे जीवन का मधुर काल बन गया मुझे अली महाभार। तो ये वाह। महादेवी जी की भाषा और शैली से प्रभावित होकर के हाँ हमने लिखना शुरू किया। मेरी पहली कविता जो आपको सुनाई, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, ये हमारी पहली प्रकाशित कविता है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे अगला प्रश्न यही करूंगा कि आपकी पहली रचना जो प्रकाशित हुई वो कौन सी थी? कविता थी या क्षणिका थी या क्या थी? हाँ, पहली रचना मेरी क्षणिका ही थी। और जमाना था धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान कादम्बनी का। जी। तो उसमें धर्मयुग में मेरी एक कविता छपी थी कि उन्हें खेत था कि जिनके तलवे चाटे उनके तलवों में भी छेद था। ओ वाह। और दूसरी एक बड़ी मजेदार छपी थी, उन्होंने 2 कविताएं छापी थी बॉक्स में, और साथ में मेरा तब का उन दिनों का फोटो छापा था। दूसरी थी कि बना था बेटा मिस्त्री जब से, बना था बेटा मिस्त्री जब से, बूढ़ी माँ कहती फिरती थी सबसे कि मेरे बेटे का ओहदा नया है, अरे वो तो अब स्त्री हो गया है। अब ये अच्छा, ये मेरी मतलब हमारे घर में वो काम कर रहा था, और उसी की माँ हमारे यहाँ हमको खाना पीना वगैरह दे देते थे। उस जमाने में तो आप पता है कि एक पारिवारिक संबंध होते थे इन सब से। जी जी। तो उसने कहा कि तुम तो कविता लिखती हो, देखो कितनी जल्दी मेरा बेटा वो हो गया, बड़ा हो गया है, और देखो वो स्त्री हो गया है। अच्छा, मैं हंसी रोक लेती हूँ और हंसी को पचा लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसको शब्दों में ढालना होता है। और मेरी माँ और मेरे वो जो थे, वो कहते घुन्नी है, हंसेगी नहीं और दूसरे को उकसा देगी पर कुछ नहीं कहेगी, और देखना अभी लिख देगी। और मैंने सचमुच लिखती थी। अच्छा, फिर मैंने वो कविता, मैंने कहा पता नहीं भारती जी को कैसी लगे या कुछ भी है, क्योंकि स्तरीय पत्रिकाएं होती हैं और वहां पर स्थान पाने की एक धक्का-मुक्की चल रही होती है। जी। तो उन्होंने जब बॉक्स में छापी और साथ में मेरा चित्र छपा हुआ था, आप मानेंगे नहीं कि शायद किसी को कुबेर का खजाना मिल गया हो। सही और बात। उस वक्त में छपना और फोटो छपना और ऐसी चीज जो लोग ला ला के मुझे सुनाए, तो मेरा ख्याल है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि ऐसे ऐसे हस्ताक्षर हमारे समय में थे। बहुत सुंदर। तो ये देखने में आता है कि आपका जो अधिकांश लेखन है वो क्षणिकाओं में रहा, जो कि आपकी स्वयं की खोज थी, मैं कहूँगा। तो हाँ, तो ये क्या समझ आप, में, हाँ नहीं मैंने कहा ये विधा, क्षणिकाओं की विधा पहले देखिए, देखने में कम मिलती है, लेकिन आपने उसको एक जीवन दिया और एक विधा के तौर पर जो है ना वो प्रस्थापित हो गए।
देखिए, हम तो विधा स्थापित करते हैं, लेकिन वस्तुतः स्थापित हमारे पाठक करते हैं, हमारे संपादक करते हैं, जी और वो एक संज्ञा दे देते हैं हमें कि, और वैसे तो छाप भी पड़ जाती है। और उस जमाने में जब मैंने कविता लिखनी शुरू की थी तो काका हाथरसी का जमाना, जब मैं मंच पर मतलब आई, लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन जब मंच पर कविताओं को एक वाहवाही मिली और वो सब मिला, तो वो जमाना था काका हाथरसी का और शैल चतुर्वेदी, और हम सब इकट्ठे हुआ करते थे। तो उस जमाने में जब मैंने ये कविता पढ़ी थी, उन्हें खेत था, तो ये था लखनऊ का रविंद्र सभागार, और वहां पर सारे आईएएस ऑफिसर्स और इस तरह के जी जी बहुत बढ़िया लोग थे। सन 70 की बात बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो सचमुच समझते थे। समझते। और दो पंक्तियां और बोली थी कि मतलब विवाह के समय पंडित ने कहा, जब उसने चुटकी भर सिंदूर अपनी पत्नी के नववधु के सिर में डाला, तो विवाह के समय पंडित ने कहा कि वत्स, अब जब भी ये कन्या सिर उठाएगी, तुझे बस इसकी मांग नजर आएगी। और आप मानेंगे नहीं, तालियां ठा के। तो फिर उसके आगे मैंने कहा, लेकिन पत्नी के हाथ में मांगों की सूची देखकर उन्होंने, वो बोले यूं कि तुम्हारी हरदम नई मांग आखिर होती है क्यों? तो एक बार में तो मैंने सिंदूर भर दिया, अब ये हर वक्त मांगों की सूची। तो इस तरह के शब्दों का खिलवाड़ जो है, ये सब पाठकों की देन है। ये सब यदि उस समय उन कविताओं, जहां पर कि शैल जी मेरे साथी बैठे थे, उनकी चल गई कविता तो कमाल होती थी, और बाकी लोग थे, ऐसे में बोलते हुए घबराहट होती थी। लेकिन जब हम स्थापित होने लगे तो औरों को घबराहट होनी शुरू हुई। लेकिन और शैल जी की तो मुझे याद आती है कि उनकी तो कविता ही एक ऐसी थी कि चल गई। चल गई। और वो मुझे कहते, सरोजनी ध्यान से सुनना। मैंने कहा मुझे पता है आपकी चल जाएगी। और बहुत मशहूर थी और जन जन के जबान पर थी। और लेकिन सच कहूं, उस समय के लोग इतने सरल, इतना एक गरिमामय, और अब भी हमारे साथ जो मंच में रहे हैं, उनकी गरिमा और उसको कभी मैंने प्रश्न नहीं उठाया, ना ही उन्होंने मुझ पर कोई प्रश्न उठाया, क्योंकि एक शालीनता, एक हर एक ने अलग एक सम्मान दिया है। और चेष्टा हमारी भी रही है कि हम अपने आप को उस सम्मान के योग्य घोषित करते रहें। हम कहीं नीचे उतरकर और सिर्फ वाहवाही के लिए या उसके लिए कि आप जम नहीं रही या कुछ नहीं होगा, इस सिलसिले में मैं भाग्यशाली रही कि ऐसा नौबत नहीं आने दी। और अब भी ये कविताएं उतनी ही सामयिक हैं जो उस समय सामयिक थी। ठीक बात है, बहुत ठीक बात है। लेकिन जो व्यापकता आपके लेखन में आई, उसमें से आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? पहला चुनाव या पहली पसंदीदा जो है ना विधा कौन सी होगी आपकी? पसंदीदा तो कविता ही है, क्षणिका है, हंसिका है। और सच कहूं तो उस हंसिका से, छोटी सी हंसिका से, जो इतना अधिक बच जाता है, इतना अधिक बच जाता है कि वो दिमाग में खलबली होती है। और कहानियों के इतने भंडार भरे पड़े हैं। अब देखिए ना, हर व्यक्ति व्यंग्यकार है। अब तो मुझे लगता है कि व्यंग्य जो है वो उसका साधारणीकरण हो गया है। व्यंग्य नहीं रहा, क्योंकि साधारणीकरण हो गया है। और वो एक विधा बन गया है कि अगर व्यंग्य उसमें नहीं होगा तो वो क्या है? कुछ भी नहीं, रीढ़ की हड्डी हो गया है व्यंग्य। तो समय के साथ चीजें परिवर्तित तो होती हैं, लेकिन फिर मैंने कहानियां, लंबी बहुत कविताएं लिखी हैं। और फिर बुद्ध पर, सीता का महाप्रयाण, सीता पर, सीता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अटल जी से मैं मिली थी, और अटल जी ने मेरी सीता की राम कहानी, जो मैं अब आपको दूंगी, उसकी एक ही प्रति रह गई है मेरे पास। तो ऐसे सीता की राम कहानी पर अटल जी ने उसको पढ़ा, स्वयं पढ़ा,
और उसके बाद एक बार मुझे सुझाव दिया कि सरोजनी मजा नहीं आया, तो कहते हैं ये इसका अंत देख लो। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा भूत चढ़ा, प्रणाम पर मैं कविता समाप्त की थी कि लो प्रणाम उनका, फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया, लो प्रणाम उनका लेकिन देखो प्रणाम की कोटि। तो ऐसे लोगों के सम्मुख है ये सती प्रथाएं छोटी। तो इस तरह का वो आप देखेंगे कविता, वो भी धू धू एक चिता जलती थी, उसमें फिर सीता जलती थी। तो मेरे अंदर एक आग जलती रही जिंदगी भर, और एक जैसे सीता को धू धू चलती रही है चिता में, ऐसे ही कुछ अपनी स्थितियों से साक्षात्कार हुए जब मैंने सीता की कहानी, सीता का महाप्रयाण किशोरों इसके लिए है, वयस्कों के लिए है। तो सीता की कहानी उसी का सरलीकरण है, और वो किशोरों के लिए है। किसी समय आएगा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये पुस्तकें जो है पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बन जाएंगी, क्योंकि राम और सीता हमेशा पूज्य रहे हैं, पूज्य रहेंगे। और आज की आधुनिकता में या आधुनिकता की लपेटने में उनको कोई जब मजाक करता है या कोई तो चोट हमें पहुंचती है, हम चाहते हैं ये प्रतिमाएं खंडित ना हो, ये हमारे आदर्श की, नैतिकता की है। आप मानेंगे, मैं हॉलैंड और में एकता भवन गई थी, और वहां मुझे ये कह दिया गया था कि यहाँ पर आपको सीता के बारे में और देश की बर्निंग ब्राइड्स के बारे में अपने देश की हालत बतानी है। अपने देश की हालत बताते समय हम अपने देश को हमेशा सुरक्षा और महानता के आवरण में लपेट कर देते हैं, क्योंकि वो घटनाएं छोटी हैं, हर जगह पर होती हैं। उन्हीं को केवल आप तथ्य बनाएं, ऐसा नहीं होता। तो मुझसे जो वहां की स्त्रियों ने सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि 14 साल तक वनवास में रहने का क्या मतलब था, फिर उसके बाद भी उससे ये व्यवहार होता। अरे 14 साल में हमारी तो लड़कियां 3 ब्याह 4 ब्याह कर लेती, और ऐसी ऐसी स्त्रियां केवल भारत में रहती हैं। मैं बहुत धैर्यशाली हूँ, मैं एकदम पलट कर जवाब नहीं देती। तो पहले मैंने उनके सब का आक्रोश सब कुछ देख लिया, और उसके बाद मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो कहती है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? मैंने कहा नहीं, आपको भी नहीं पड़ेगा जिस समय मैं आपको कुछ बताऊंगी। कहिए कहिए क्या कहती हूँ। उसमें हिंदी जानने वाले लोग थे वो, और तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा, देखिए सीता एक ऐसी स्त्री थी जैसे उसके पति का भरपूर प्यार मिला था। उसका पति जंगल में गया है, उसका अपहरण सीता का हुआ है। तो वो एकदम कहती है तो क्या हुआ, और कुछ और मिल जाती, चले आता वापस। मैंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ की मर्यादा नहीं है। और राम जैसा व्यक्ति जगह जगह कहता फिर रहा है, हे खगकुल, हे मृगकुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। अरे कोई पति किसी अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हो, तो आपके यहाँ भी कोई ऐसी सौभाग्यवती होगी, तो वो एक जन्म क्या 7 जन्म तक किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती। और आप मानेंगे कितनी तालियां बजी थी इस बात पर कि वस्तुतः स्त्री जो है वो प्यार की भूखी है, और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, मर्यादा वाला हो, और उसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी संदर्भ में सॉरी आप प्लीज कंटिन्यू। तो उस समय मैंने जब ये कहा तो ब्राइड बर्निंग और ये सब चीजें पीछे छूट गई, और किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, और उन्होंने कहा कि सत्य है, यही सत्य है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इसी संदर्भ में एक प्रश्न कभी कभी लोग उठाया जाता है, जो मेरे सामने कई बार या कई स्थानों पर आया जी, कि यदि राम सीता को इतना ही प्रेम करते थे तो पहली बार उनको भरोसा रहना चाहिए था, अग्नि परीक्षा ली, क्यों? दूसरी चीज कहते हैं कि अगर मान लो अग्नि परीक्षा ले रही थी
और संतुष्ट हो गए तो किसी एक आदमी के कहने पर उसको वनवास क्यों कर दिया? ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो प्रेम नहीं करते थे और ये अपने सब अपने अपने आप से ज्यादा प्रेम करते थे सीता की तुलना में, कि उनका नाम ना खराब हो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? नहीं, असल में हमारे जो कवि हैं और हमारे जो महाकवि हैं और सब, उन्होंने इसको एक अलग रूप दे दिया है कि वो उनकी शक्ति थी, शक्ति रूपा थी, वे देवता वे व्यक्ति का रूप धारण किया हुआ था उन्होंने, इसीलिए ये सारी क्रियाएं वो उस प्रक्रिया में करते थे, क्योंकि कुछ वस्तुओं से उन्हें मुक्ति दिलाने चाहते थे और कुछ आदर्श स्थापित करना चाहते थे। हम मेरे आपने जो मेरी वो है सीता का महाप्रयाण और सीता की राम कहानी, उसमें आक्रोश है, सारा आक्रोश है। मैं भी सीधे सीधे बात नहीं मानती हूँ, लेकिन उपकार राम ने बड़ा किया, सबके सम्मुख ला खड़ा किया। अरे धू धू चलती जिता जिता जब जल रही है, उसमें वो व्यक्ति क्या जलेगा जो स्वयं धू धू जलता रहा है, सारा जीवन उसका जलता रहा, उसने समझौता नहीं किया, लेकिन राम के प्रति उसके मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकला। हाँ, ये बात तो सच है। ये जो है, ये एक ऐसी स्त्रियां बहुत कम होती हैं। और जब आप मेरे पास इस समय वो पुस्तक नहीं है, तो सीताएं जल गईं, द्रौपदी भी होती निर्वसना। सीताएं जल गईं, द्रौपदी भी होती निर्वसना, नारी की है राम, कहो तुमने क्यों कर की रचना। तो एक प्रश्न मैंने भी छोड़ा है, और उसमें कि जो उसका चरित्र जांचे, जो उसको जांचे परखे, उनका अपना कोई चरित्र हो। तभी किसी को ये मानदंड निश्चित होने चाहिए, निकषा होनी चाहिए, कसौटी होनी चाहिए। ये नहीं कि औरत को बिठा दिया और बच्चों के समेत गर्भवती को वो छल से उसको भिजवाया। ये सब आक्रोश सब जो है उसमें वर्णित है कि तुमने छल से क्यों भिजवाया, हे राम कहो। किसी समय आप चाहेंगे तो सीता की राम कहानी पर मैं पूरा एक वक्तव्य दे सकती हूँ, और वो बहुत उपयोगी होगा। तो वो एक बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न है उसमें कि राम भी निरंतर है, और लेकिन फिर भी एक चीज तो माननी पड़ेगी कि सिय राम मय ऐसा ब्रांड है। सारा जग सिय राम में है ना, तो सिय राम में ऐसा ब्रांड है जिसमें डूबा सब ब्रह्मांड है। तुलसी जी कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। हाँ, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उसके साथ ही मैंने लिखा था कि सिय राम में ऐसा ब्रांड है, क्योंकि मैं शराब के लिए आता है, तो ऐसा ब्रांड है जिसमें डूबा पूरा ब्रह्मांड है। तो वहां पर हमने जस्टिफाई किया है कि वो एक ऐसा नाम है जो कि आपको मुक्ति दिला देगा, लेकिन वहां पर उनका रूप जो है वो आत्मा, परमात्मा और अनेक उस संदर्भ में दिया है, जो कि मैंने सोचने की चेष्टा की है। मुझे पता नहीं मैं कितनी सफल हुई हूँ या नहीं। वैसे मैंने भी पौराणिक कुछ चरित्रों पर दीदी काम किया है जी, और ऐसे ही प्रश्न मैंने भी खड़े किए हैं। मेरी कोणार्क आपने देखी है, बाद एक उर्वशी और अर्जुन की कहानी है, और 30 रक्षिता अशोक की चौथी पत्नी की कहानी, और माधवी महाराजा ययाति की पुत्री की कहानी है, अश्मा अहिल्या की कहानी है। हाँ, और आजकल मैं लिख रहा हूँ अग्नि परीक्षा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए इस विषय पर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें जानकर और आपके विचार जानकर। देखिए कैसे आपको हैरानी होगी कि अटल जी ने मेरी उसमें भूमिका लिखी अपने हाथ से, और उनके हस्ताक्षर हैं। सन 94 की बात है, तब वे प्रतिपक्ष के नेता थे। और फिर इस पुस्तक को लेकर उसका वो भी किया था, लोकार्पण भी किया था, बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी बड़ा छपा था। तो उसमें मेरा चित्र है उनके साथ ही छपा हुआ, और वो उन्होंने रीड आउट की। उस समय हमारे पास मोबाइल तो होते नहीं थे,
लेकिन कैमरामैन मेरा गया हुआ था तो उसने एक चित्र भी खींच लिया था। तो वो बड़े मूलतः कवि थे कवि और हृदय, वो तो कवि हृदय थे। मूलतः कवि थे और बहुत भावुक हृदय थे और बहुत एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि आप पूजा करने को मन करे आपका, ऐसा व्यक्तित्व था उनका। जी, आपका जो रचना संसार है भले क्षणिकाओं और हंसिकाओं की अधिकता हो, लेकिन मुझे तो बड़ा व्यापक लगा जो भी मैंने अब तक देखा है। हाँ, बुद्ध पर मैंने काफी काम किया है कि बुद्ध पर आप एक छाप भी रहे हैं, 2 परिपत्र जो हो रही है प्रकाशित। ऐसे ही सैनिकों की पर काफी काम किया है, सैनिक की बेटी आपकी 2 वो आप प्रकाशित कर रहे हैं। जी। तो बुद्ध का मैंने वो दिया था एक अलग दृष्टिकोण कि यदि बुद्ध को प्रबुद्ध करके कि उन्होंने कुछ भी नहीं, ना जीवन भोगा ना वो किया, और उसके बाद वो राजकुमार जो है उस वैभव को छोड़कर चल पड़ा एक 2-3 दृश्य देखकर। तो फिर ब्रह्मा ने दोबारा उसको जन्म दिया और किस तरह से वो सारे उसको वो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और उसके बाद कहता है कि मुक्ति की तब परिभाषा जो है कि वो मुक्ति माणिक नहीं थे जो मैं लाया था, अब मुक्ति माणिक मुझे मिले। मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि बुद्ध पर कोई प्रश्न उठा नहीं सकता, लेकिन बड़ी शालीनता से आप स्वयं देखेंगे कि उसी को पुनः लौटा दिया है और ये कहा है, हे बुद्ध लौटो तो एक बार, कि अब दशा ये हो रही है, तुम लौटोगे तो बुद्धम शरणं गच्छामि का संदेश होगा। अच्छा, ये सब जो है ये मेरे एकांत के क्षणों का लेखा जोखा है, लेकिन असल में मैं क्या हूँ, मैं एक चुलबुली शैतान शो और ऐसी हूँ जो कि आपकी हर बात को पकड़ लेगी, आपकी हर बात से बात निकाल लेगी और कब क्या कह देगी ये आप नहीं जानते। और आप इतनी पुस्तकें लिखते हैं, इतना आपका विस्तृत वो है, तो आपके घर में वातावरण भी वही है। एक बड़ा मजेदार स्थिति हुई थी कि एक व्यक्ति ने बड़े अपनी आत्मकथा लिख दी थी, तो जाकर उसने अपनी पत्नी को बड़ी शान से दिखाया और उसने कहा देखो मेरी आत्मकथा। और 1-2 उसने बड़ी लगन से सारी किताब पढ़ ली, छोटी सी किताब थी, और उसके बाद उसने ये किताब पटक दी और बोली आप इतने घटिया हैं, मुझे पता नहीं था। तो अपनी किताब में उन्होंने तो अपना चरित्र, अपना इतना खूबसूरत, ये प्रेमिकाएं समय समय पर मिली, उनका सारा जीवन और पत्नी के साथ उनके सारे पृष्ठ खुल गए। और वो विदुषी स्त्रियां वैसे विदुषी होती है, ये याद रखिए। और उनके भीतर एक विदूषक जरूर बैठा होता है जो इस तरह के वक्तव्य देता रहता है। तो जरा सावधान रहना चाहिए पुरुषों को। जीवनी लिखें या अपने बारे में लिखें जी। क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनका जीवन खुली किताब है, और मैंने भी उन्हें पुस्तक मेले में पाया था। ये प्रेम जो है यहाँ से हुआ, लेकिन आगे जब वो पुस्तकें प्रेमिका उनके पुस्तक प्रेमिका तो आत्मसमर्पण पर तुली थी और वे लोकार्पण पर तुले थे। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात को समझेंगे कि लोकार्पण क्या होता है, आत्मसमर्पण, लेकिन अनुस्वार के मंच पर जितना मैंने देखा है, मैं आपको एक संज्ञा देना चाहती हूँ। ये अनुस्वार जो है ना, एक घुड़सवार की तरह इतनी तेजी से दौड़ रहा है, इतनी जल्दी, इतनी विधाओं में, इतने, और इनके जो एक एक लेख होता है, एक एक कहानी होती है, एक एक कविता होती है, नए बिंदु, नया सब कुछ। और फिर आपके जो जिस समय आपके होते हैं सब लोग मिलकर एक दूसरे के बारे में कहते हैं, रमेश सैनी, रमेश तिवारी वगैरह, वो वक्तव्य जो देते हैं, और अभी भी मैं उनका पढ़ रही थी, धुंधलका नजर आ रहा है
तो उनकी दृष्टि जो है वो बड़ी गहरी है और जी समय के साथ परिवर्तन आ रहे हैं, हम उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक स्वस्थ वातावरण जो आप निर्माण कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। और साधुवाद की बात पर मुझे एक बात याद आई कि उनकी कविताओं पर साधुवाद जब दिया तो उनकी पत्नी ने कह दिया कि ये साधुवाद साधुवाद क्या चिल्ला रहे हो, वो साधु हो गए हैं। इसी साधुवाद सुनकर वो साधु हो गए हैं, अब फिर तुम साधुवाद साधुवाद चिल्ला रहे हो, ये कविता लिखना बंद कर दो। तो ये साधुवाद जो है वो अब बड़ा एक मतलब हमारे कुछ शब्द जो है वो समाप्त ना हो जाए, इनका प्रयोग करते रहना चाहिए, जो कि मैंने आपके मंच पर देखा है। उनकी जो और स्वाभाविक वक्रोक्ति है वो बड़ी सुखद है। हाँ, हाँ। और तभी तो मैं कह रही हूँ कि अब व्यंग्य व्यंग्य विधा नहीं रही, व्यंग्य एक वक्रोक्ति जो है, व्यंग्य जो है, बीना जी का देखिए क्या कहाँ से वो पकड़ लेती हैं किसी जगह पर, उनको एक वाक्य मिलता है और उसके पीछे हाँ, वो एक वाक्य के ऊपर इतनी व्याख्या कर देती हैं कि वो लगता है कि अब इसके बाद कुछ कहने को बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। और इतनी संपूर्ण आलेख होता है। किंवदंतियां, लोकोक्तियां और इतना कुछ समेट देती है कि लगता है किसी दिन बिल्कुल शून्य कर देगी ये तो हमारा। नहीं, उनका अध्ययन इतना गंभीर और विशद लगता है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें उठा करके समाहित कर लेती हैं और उनको पिरो देती हैं। बड़ी ऐसा होता है कि दुर्लभ गुण है। जो ये पढ़ा लिखा और गहन गंभीर व्यक्ति होता है ना, वो वहां से सब कुछ लपेट लेता है, समेट लेता है और उसको फिर समय समय पर उसका प्रयोग करता रहता है। जैसे एक जगह था कि मतलब मैंने वो लिखा था कि नेता पति को अपदस्थ पाकर मगरमच्छ कैसे आंसू वो रोई और बोली, अब जाके सिर मोर मुकुट मेरो तो पति सोई। मीरा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था, उनके तो उन्होंने जिसके लिए कहा, लेकिन ये किसी ने फिर वक्तव्य दिया था बहुत बड़े वरिष्ठ संपादक ने कि अगर मीरा होती तो सिर पीट लेती कि सरोजनी प्रीतम तो मेरे तो पति सोई, अब जो भी जिसके सिर मोर मुकुट होगा। तो मतलब अब ये एकदम आप कहीं बैठे हैं और वहां पर लंबा गाना आ रहा है, तो उस समय ये जो स्थिति होती है, ऐसे ही वो कोई भी गा रहा है, पक्के राग गाने वाली है और वो कह रही है, माँ शारदा का वो चल रहा था कि वह बोली है माँ शारदे वरदे वरदे देवर वरदे। नहीं समझ वह बोली है माँ शारदे वरदे वरदे देवर वरदे, वही तो देवर आ गया। अच्छा, तो वो असल में ये कविता में उतना प्रभावशाली नहीं होता क्योंकि कविता में तो कोई सोचता नहीं है, लेकिन वो पक्के राग गाने वाले ने जब मेरी इन पंक्तियों को तो पीछे पड़ गई उसने, देवर 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 दे दे। मैंने कहा नहीं नहीं देवर मत मांगिए, अभी पति तक ही सीमित रही है। हिंदी बड़ी खतरनाक है भाषा और इसमें शब्दों को दोहराइए तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। आपका अनुस्वार, आपकी बिंदी, आपकी चंद्र बिंदु, इनको कहीं गलत जगह लगाइए तो देखिए क्या हो जाएगा। कि सिर पेट लिया उन्होंने अखबार में हड़ताल का समाचार पढ़कर, सिर पीट लिया उन्होंने अखबार में हड़ताल का समाचार पढ़कर, क्योंकि अखबार में छपा था आंशिक हड़ताल के स्थान पर आशिक हड़ताल पर। आप सोचिए, आपका एक बिंदु आंशिक बना देगा, आशिक को आंशिक बना देगा, तो आप कितनी खतरनाक स्थिति में हैं। इसलिए
हमारी बिंदी, हमारे अनुसार, हमारा ये सब संभाल के समेट के, और फिर अच्छा गलत जगह मत रुकिए। अगर कहीं आपने कॉमा लगा दिया, वो लगा दिया, तो आपके भारत के सारे नर नारी मुझको अपनों से लगते हैं। भारत के सारे नर नारी मुझको अपनों से लगते हैं, भाई बहनों से लगते हैं, भाई बहनों से लगते हैं। तो एक दो तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अच्छा भाई बहनों से। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। बीच में कोई खांसे या बीच में कोई एकदम मैंने बात को पलट दिया। लेकिन आजकल लोग बहुत समझदार हैं। ठीक बात है। अनुस्वार शब्द या टाइटल मैंने इसलिए चुना क्योंकि सबसे पीछे रहने में भलाई है, जो छूट जाए उसको समाहित करते चलो। अच्छा अच्छा। क्योंकि अनुस्वार सबसे अंत में ही लगाया जाता है। मैं तो इतनी बातों से ये देख रहा हूं कि आपका कैनवस इतना विस्तृत है कि उसके और छोर को पता लगाना मुश्किल है। पता नहीं कहाँ से आप क्या छड़िका निकाल दें या हंसिका निकाल दें, तो बड़ा ही विस्तृत है। कैसे आता है हाँ, इसके, कोई अध्ययन शामिल है या ये स्वाभाविक वृत्ति है? देखिए आपने मुझसे आरंभ में पूछा था कि आप किससे प्रभावित हैं। असल में मैं प्रभाव के क्षेत्र में कबीर हूँ। ना मेरी पढ़ाई, ना इस दिशा की ओर बहुत कम पढ़ाई है मेरी। मैं स्वयं में जो अपना पका लिया, जो लोगों को अच्छा लग गया, वो मैं देती गई। अनायास प्रभाव पड़ते रहे, क्योंकि अध्ययन हमेशा आप पर प्रभाव डालता ही है। और उस प्रभाव से जो ग्रहण की हमारी शक्ति बहुत ज्यादा है जी। और उसे अपना बना लेने की शक्ति भी ज्यादा है। तो इस कारण हो सकता है कि कहीं प्रभाव है लोगों के, लेकिन तकरीबन जब मैंने छोटी कविता लिखी थी तो वो हिसाब था कि हम जहाँ खड़े हो जाएं वहां लाइन लग जाती है, और हमारे पीछे भी एक लाइन आ गई थी। और फिर बहुत मैंने हास्य अकादमी से काफी कुछ काव्य इस शैली में काम भी किया, और मेरे पास बहुत सी प्यारी प्यारी लड़कियां आती थी, बड़े खूबसूरत, जो कि चाहती थी कि वो भी इसी तरह से हंसिकाएं लिखें। और उस जमाने में तो कवि सम्मेलन होते थे जिसमें एक लड़की एक कवयित्री बनती थी। सरोजनी प्रीतम हमारे स्टाइल से बाल बाल किए हुए, एक सुरेंद्र शर्मा लड़का बनता था, और इस तरह से तो वो कवि सम्मेलन पूरा का पूरा हमारे नाम से हो जाता था। और वो आकर बड़ी शान से बताती थी। तो फिर हमने उनको कि ये शब्द के साथ तो उनकी कई कविताओं को सुधार किया। एक मानसी अरोड़ा थी, बहुत से लोग थे, और उन्होंने उसे ग्रहण किया। तो उन्होंने, जब मैंने उनकी कविता सुधार कर दी तो वो कहती है ये तो मेरी नहीं थी। मैंने कहा कविता ये आपकी है, और उसमें मैंने ये शब्द डाला है, तो ये मेरी नहीं हो जाती। कहती लेकिन हमने तो बहुत लोगों को, उन्होंने फिर अपने नाम से छपवा ली। मैंने कहा ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि इसमें ये चोरी चकारी बहुत चल रही है। यदि भाव आपका है, शब्द आपके हैं, हमने जरा से शब्द तरतीबवार कर दिए तो श्रेय आपको मिलेगा, और आप खूब लिखिए, कविताएं भेजिए। और बहुत से ऐसे युवतियां हैं जो कि उसके बाद उन्होंने इस विधा को अपना लिया। लेकिन मैं श्रेय नहीं लेती, लेकिन सचमुच उस समय जो एक अपने पीछे कुछ छोड़ जाने की एक भावना, एक ललक है कि ये विधा समाप्त ना हो जाए। और प्रायः मैंने देखा है कि लोगों ने उसे चुटकुले बना दिया है कईयों ने। तो मेरी कविताएं चुटकुले के लायक तो नहीं होती, लेकिन उसका सार सत्व वो ग्रहण करके, तो इसी तरह से पटना कविता काफी मशहूर है, आप जानते ही हैं कि सीता का महाप्रयाण जो आपने छापी है, तो उस पर मुझे कमल बुल के पुरस्कार मिला था। तो उसमें उन्होंने मुझे पटना में बुलाया था, तो वहां पर उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आप कभी आई हैं कि नहीं। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए अच्छे प्रबंध कर दिए थे,
और मंच पर तो एक कवयित्री को सम्मान देने के लिए मंच पर बुलाया, और जो ही मंच पर वो पहुंची तो संयोजक ने फरमाया कि कवयित्री का सादर स्वागत है, कवयित्री का स्वागत है, बधाई है, सब जानते हैं, सब जानते हैं आप पहली बार पटने आई। और मैंने भी मजे लिए और उन लोगों ने भी मजे लिए। और तो ये अगर आप उसी समय रिएक्ट कर देते हैं तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन उसे संभाल सहेज के रख लीजिए, क्योंकि दोनों ओर समझने वाले लोग हैं। ठीक बात है। तो कैसे चुनती हैं आप पात्र कहानियों में? वास्तविक जीवन से या काल्पनिक जीवन से, या एक घालमेल दोनों के बीच में? घालमेल के बिना कुछ नहीं हो सकता, और स्थितियां आप पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो अभिव्यक्ति मांगती हैं। हम किसी पात्र को उसका सहारा बनाकर उसे अभिव्यक्त करते हैं। और बहुत से पात्र जो है, बहुत से मेरे तो पात्र काल्पनिक नहीं है, और मैंने अपने उपन्यास और उसमें सब जगह लिखा है कि यदि इनमें कोई भी जीवन, कोई भी व्यक्ति आपको काल्पनिक लगे तो आप मुझे बताइए, ये सब आपके ही जीते जागते पुतले हैं, और यदि आपने अपने को नहीं सुधारा इसे देखकर भी, तो आप सुधर जाइए, लेकिन मेरा पात्र तो सुधर चुका है। और कहानियों में भी अधूरी देवी और बहुत बहुत से ऐसे पात्र हैं जो कि एक साधारण सी घटना, खूबसूरत सी घटना को लेकर एक कितना बड़ा बवाल हो जाता है, और उसके बाद कैसे वो तूफान शांत हो जाता है घटनाओं से। तो ये घटनाएं घटित होती हैं, और अपने जीवन की व्यथा पीड़ा और आपके अपना जीवन तो हर जगह हावी होता ही है, वो भी अभिव्यक्ति मांगता है। तो वो सब घालमेल जो है वो कहीं, अच्छा मेरे हास्य एकांकी बहुत हैं, और हास्य एकांकी जो है उनमें केवल संवाद की शैली है। बीच में कुछ मैंने काफी फिल्में भी बनाई हैं, और मेरी ही पात्र है, मेरे ही डायरेक्शन निर्देशन था, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट के और जामिया के लोगों को हमने लिया था। दिल्ली दूरदर्शन में पहले पहले बहुत कार्यक्रम मैंने दिए हैं, और एक स्थापित नाम था हमारा हास्य गांव में, कोई कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन, और हमारे बिना तब नहीं होता था। अब होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े किनारे हो गए हैं, और मैं सोचती हूँ कि स्तर अभी तक बना हुआ है, बना रहेगा। आने वाली पीढ़ी से हमें बहुत आशाएं हैं। तो पात्र मेरे सभी, कविता हो कहानी हो, वो सभी पात्र जो हैं वो आसपास के हैं, और आप अपना वक्तव्य, अपनी व्यथा, आपको पता है मैंने प्रीतम नाम क्यों रखा था? जी नहीं। वैसे तो मेरे पिता जो चाहते थे, जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे उन्होंने सरोजनी कहा था कि हमारे घर की सरोजनी नायडू का जमाना था, कि ये मेरी सरोजनी नायडू है, और माँ अमृता प्रीतम का जमाना था, और मैंने कहा कि प्रीतम तो नहीं चाहिए। तो बड़े होकर मैंने सरोजनी प्रीतम किया, और इस प्रीतम का पता है क्या फायदा हुआ? मेरी सहेलियां होती थी, वो क्या करती थी कि उन दिनों तो लोग छिप कर ही मिलते थे, हम लोग इस मामले में इतने किस्मत वाले नहीं रहे, लेकिन सहेलियां बहुत अच्छी। तो वो कहती, देख मैं अपने घर में बता के आऊंगी, तेरे साथ तेरे पास जा रही हूँ, वो हम दोनों ने अपना मिलने का पॉइंट तय किया हुआ है, और तू कुछ नहीं बोलेगी, कहेगी मेरे पास ही बैठी। तो हमें अच्छा लगता था, चलो इनकी कुछ मजेदार बातें पता चलेंगी। तो मैं वहां बैठी हुई थी, तो कहती है, उसकी माँ ने कहा कि वो प्रीतम के पास गई हुई है, और तो बताए प्रीतम कौन है?
तो मैंने कहा माता जी मैं हूँ, मेरा नाम सरोजिनी प्रीतम है और वो प्रीतम मैं ही हूँ, लेकिन असल में वो अपने प्रीतम के पास गई हुई थी। और तो अब किसी को ओट देके उससे कहानी समेट लेना, लेकिन वो स्थितियां बहुत सुखद होती थी, किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी, शिकायत नहीं होती थी, अपनापन हाँ, अपनापन बहुत ज्यादा था और उनके घर वालों को हम पर विश्वास था और हम भी फिर धीरे धीरे अभ्यस्त होते गए। चालाकी तो हर एक में आती है समय के साथ, समय इतना के साथ आती है। हाँ बेवकूफ नहीं थे लेकिन चतुर थे जरूर। तो सामाजिक परिवर्तन जो भी काफी मटेरियल चेंज जिसे कहना चाहिए, महत्वपूर्ण परिवर्तन, उन परिवर्तनों को लेकर के आप पर क्या प्रभाव रहा और क्या आपने ऐसा कोई साहित्य में लेखन कार्य किया जो सामाजिक परिवेश को ही समेटता हो? जी हाँ, सामाजिक परिवेश तो हमेशा आपसे लिपटा रहता है। आप उस परिवेश को परिवेश ना कह के अपना वेश समझ लीजिए वो वेश वस्त्र हो जाता है और हम उसे उस लबादे को ओढ़े हुए हैं हमेशा के लिए। शुरू से वो हमारे ऊपर हावी था और अब तो लगता है कि अपनी उम्र जो है वो रिवाइंड करके कहीं पीछे जाकर फिर जीना चाहिए, इतना खूबसूरत जमाना आ गया है। और अब मेरी बहुत सी कहानियां आपको डिजिटल उसमें मिल रही हैं और यूट्यूब वगैरह में मेरी हंसिकाएं, पॉडकास्ट में मेरे हास्य अंत्याक्षरी, बच्चों के लिए मेरी 20-25 किताबें हैं। इसी तरह से उपन्यास जो हैं उनके पात्र, अब देखिए वो उपन्यास सन 80 में लिखा गया या सन 90 में लिखे गए, जी। और उस समय की सन की बाई जो आपने छापा है, या उस समय के बिके हुए लोग, श्रोताओं की श्रेणी थी जो बिकी हुई थी, श्रोता सेंटर बनाए थे ताकि उन्हें श्रोता मिले, श्रोताओं का अभाव ना हो जी। तो अब समय के साथ चीजें बहुत बदल गई हैं और हम चाहते हैं कि एक बार फिर जिया जाए, तो अब हम यूट्यूब, ऑडियो प्रोग्राम्स, वीडियो प्रोग्राम्स और आप जैसे महानुभाव मिल गए हैं तो इतना बड़ा एक साक्षात्कार देने का भी मौका मिल गया। तो इस तरह से आप हमें जिंदा रखेंगे तो हम जीते चले जाएंगे अनवरत। दीदी, मेरे विचार में एक बात आई है जी, क्यों ना वापस उसी जिंदगी की तरफ चलें और एक स्मरण लिखें, संस्मरण लिखें आप, या ऑटोबायोग्राफी लिखें। हाँ, वो तो बहुत दिनों से है, क्योंकि वो सारे कथ्य, वो सारी चीजें जो आज तक कही नहीं, अनकही जो है जी, और समय में परिवर्तन आने पर हमने अपने आप को कैसे ढाला, कैसे मोड़ा, और कितनी फ्रस्ट्रेशंस, कितनी छटपटाहट हमारे भीतर है, उस सब को शब्द देने का मैं अब प्रयास कर रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप कथा, एक मजेदार बात सुनिए, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम आपकी आत्मकथा लिखते थे मैंने कहा ये क्या मतलब? कहते क्यों, आजकल आपको पता नहीं है, बैठा के लिखवा देते हैं या कुछ हम ऐड कर देंगे, कथात्मक उसको बना देंगे इतनी देर में। मैंने कहा आत्मकथा कैसे लिख सकते हैं? आत्मकथा नहीं, मतलब आप बायोडाटा तो लिख सकते हैं, परिचय लिख सकते हैं, करेक्ट, मेरी जीवनी आप कैसे जी सकते हैं? तो फिर वो एकदम जेब के चले गए। वो भाव को स्पर्श ही नहीं करेगी, किसी दूसरे द्वारा लिखी हुई चीज जो है ना, वो कभी आपके भावों को स्पर्श नहीं करेगी। नहीं, हम करने ही नहीं देंगे ना, ऐसा झूठा लबादा हम ओढ़ेंगे ही नहीं। इससे अच्छा है हमारे भीतर ही समाप्त हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं इसमें छोटी सी एक सलाह देना चाहूंगा, या जरूर सुझाव देना चाहूंगा। जरूर, जब आप अपनी आत्मकथा लिखे हैं तो उस कथा को सिलसिलेवार करने के बजाय विषयवार कर दीजिए। हाँ, वो ज्यादा अच्छा होगा कि उसकी जो क्रोनोलॉजी है
उस क्रोनोलॉजी के ऊपर किसी की निगाह नहीं जाएगी, बल्कि घटनात्मक हो जाएगी, वर्णनात्मक की जगह घटनात्मक हो जाएगी। घटनाएं या जो आपके शख्सियतें थी या इन सब चीजों के लिए अलग अलग, आप अगर एक पेज है तो एक पेज ही लिखा, 10 पेज है तो 10 पेज लिखा। बहुत अच्छा सुझाव, कितने बार लिखिए तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं रहेगी, जितना लिखेंगी उतनी अपने आप में पूर्ण होगी। जी, ये लिखिए, बहुत बढ़िया है। और ये तो इंतजार करते हैं। आपने सुझाव दिया और इस पर आप सोचिए, काम आज से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में एक कीड़ा बैठ जाता है और वो एक धुन होती है जो कि मैं अपने आप को फिर रोक नहीं पाती। अब आपने कह दिया ये शब्द गूंजते रहेंगे और उसका क्रम गूंजता रहेगा और इतनी ढेर घटनाएं आ जाएंगी संजीव जी कि आप हैरान होंगे कि मैं हूं क्या। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप 5 खंडों में 7 खंडों में भी प्रकाशित करना पड़े तो मैं तत्पर हूँ। आप लिखिए। इतनी बड़ी तो मेरी इतनी घटनाएं नहीं घटी लेकिन लिखने बैठो तो शायद पूरी जिंदगी आ जाएगी, जो मैं आज तक किसी को नहीं बता सकी, वो सब मैं उसमें उंडेर जरूर दूंगी। बिल्कुल ठीक है दीदी, करिए। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। वाह वाह वाह, आप जैसा जुनून हर किसी को हो तो बहुत से लेखक जो है ना वो तो अपना सौभाग्य ही मानेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलें। इतनी सारी रचनाएं, इतनी सारी बाल साहित्य लिखने के बाद में आपसे एक ऐसा कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ जो शायद आपको सोचने को मजबूर कर दे। और वो कठिन सवाल है कि आप किस रचना को अपना सर्वश्रेष्ठ रचना मानती हैं और क्यों? अगर आप सच माने तो मैं हंसी के मंत्र, हंसिकाएं, प्रतिनिधि हंसिकाएं, केवल उसी को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। और उसमें जितनी मैंने मेहनत की है वो अनायास आया है, उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन शब्द उन्हें संजोने पड़े। और आप हैरान होंगे कि इतना सब लिखने के बाद मेरा ये दावा है कि इन कविताओं का अवशेष है वो सब। कि आप देखिए जैसे प्रेमी और त्रिशंकु और प्रेमी की स्थिति समान, दोनों को अधर में रहने का उन्मान। इसके बाद सौर ऊर्जा का कमाल, सौर ऊर्जा का कमाल, कच्ची उम्र पके बाल, सौर ऊर्जा। और ये सौर ऊर्जा का घनीकरण, घना संस्करण, कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, सौर ऊर्जा का घनीभूत संस्करण। और हिंदी के बारे में मैंने हिंदी के बारे में इतना लिखा, हाइकू बहुत लिखे समय समय पर। इनमें जो मैंने नई नई विधाएं, मुकरियां लिखी हैं, और क्यों सखी साजन का एक वो दिया है, उसमें हास्य दिया है। इसी तरह से इसमें मैंने इतने मंत्र हैं मेरे लिए वो जी। और मुझे बहुत प्रिय हैं। और आपने जो हंसी के मंत्र मुझे दिए हैं वो पुस्तक का आकार लेकर, तो सचमुच मेरे लिए जितनी महत्वपूर्ण है। आज तक मेरी 13 पुस्तकें पहले भी छप चुकी थी, लेकिन इसमें सभी नई है। और मेरे पिछले 10 साल के चिंतन का मैं उसको अपना सर्वश्रेष्ठ अपने होने का एक आधार मानती हूँ। और सर्वश्रेष्ठ तो हंसिकाएं हमेशा रहेंगी। इसके लिए मुझे विदेशों में मेरी काफी विदेश में बीबीसी में भी मुझसे पूछा गया था, और बहुत पहले की बात है, सन 90 की बात है। ऐसे ही रशिया में भी प्रश्न हुआ था, तब भी 90 की बात है, क्योंकि 85 से 90 के बीच में मैंने काफी यात्राएं की थी, 1985 और से 90 के बीच में। तो उसमें मुझसे पूछा गया था, मैंने बल्कि बीबीसी में एक प्रश्न किया था कि हाउ कम दिस इज, के आपके यहाँ इतना खुलापन है, इतना सब कुछ है, लेकिन देयर इज नो ह्यूमर राइटर।
there is no humor writer who has written like this. तो उन्होंने कहा what humor? We cannot tolerate women making fun of things. We cannot tolerate. मैंने कहा but writing humor is not a fun. It is a serious matter. ओ करके फिर जब उनको इंग्लिश की मैंने कुछ सुनाई थी तो मैंने वहां पर लाइडन यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत जगह पर तो अंग्रेजी में मैंने सुनाई थी और वहां पर उनको बहुत सराहना मिली थी समय समय के साथ। लेकिन एक प्रोग्राम में गई थी तो उन्होंने एक वहां पर व्यक्ति थे, उन्होंने मेरी तारीफ कर दी थी तो कहते यस वी हैव ऑलवेज सीन हर इन ब्रीफ्स। मेरी हंसी छूट गई कि मैं ब्रीफ्स में तो कभी रही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा पूरे कपड़े पहनती हूँ। We have always seen her in brief। मतलब उनका था वे ये छोटे लिखते हैं, छोटी कविता लिखती हैं, लेकिन उसमें था इन ब्रीफ्स। तो अब ब्रीफ्स और ब्रीफ में बहुत फर्क होता है, लेकिन मैंने बिल्कुल जताया नहीं। तो मेरा ख्याल समय काफी हो गया होगा। ऐसे ही रशिया में मैं मैंने बीच में टोक दिया था, आप कुछ बता रहे थे रचनाओं के बारे में। नहीं, क्योंकि दिवाली आ रही है तो मैं लक्ष्मी जी के बारे में बता रही थी कि आयकर अधिकारी को लक्ष्मी के सम्मुख करबद्ध देखकर वो हंसे और बोले कि लक्ष्मी जी को करबद्ध करने को करबद्ध हो फिर से। करबद्ध होना यानी कि प्रणाम कर रहा था, लेकिन आयकर से करबद्ध करने के लिए भी उत्सुक था। वो है अरेस्ट करने के लिए। और एक कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात कि ज्यों खर्चे बढ़े, ज्यों खर्चे बढ़े त्यों त्यों ये घट जात। तो त्यों त्यों ये घट जात
दाम बाढ़े अति भारी, लक्ष्मी सबको उल्लू बनाए, करे अब आप सवारी। तो या लक्ष्मी सो प्रीत न प्रीतम करिए कोय, कि लक्ष्मी लक्ष्मी तबे जब ग्रह लक्ष्मी होए। बहुत सुंदर। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी हो और उसका घर बार धन धान्य से भरपूर हो, लक्ष्मी से भरपूर हो। तो ये उस ग्रह लक्ष्मी के कारण हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सबके लिए सोचने के लिए, कामना करने के लिए। हम आगे चलते हैं। जो मंचीय कविताएं होती थी या जो काव्य सम्मेलन होते थे या गोष्ठियां भी होती थी, उनके स्तर में आप क्या समझती हैं? आजकल जो हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, आजकल ये समय की जो मांग है ना, उसकी भी मांग सिंदूरी होती है। मतलब सिंदूर की खपत के लिए मांग भरी जाती है, लेकिन सिंदूर बहुत कम पड़ता है मांग में, आप जानते हैं। और उसका चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो वो उतना ही देना चाहिए, लेकिन आजकल वो जरा अति अधिक हो रहा है। मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, लेकिन एक तो यहाँ वहां से उपमाएं उपमान ये सब जुटा लिए जाते हैं। और बहुत से कवियों को इन्होंने, पुराने कवियों को आज के कवियों ने जिंदा रखा हुआ है, उनकी बहुत सी रचनाओं को अपने में समेट कर संभाल कर भी, और पैरोडी में है, और लेकिन उनमें वो श्रेय देते हैं। तो हर तरह के लोग हैं मंच पर। और मंच की ऐसा जो लोग कहते हैं कि दुर्गति हो रही है या फूहड़ता आ रही है या ऐसा कुछ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, हमारा पाठक, हमारा श्रोता इतना प्रबुद्ध है कि वो उसको फूहड़ता और उसको कभी बर्दाश्त नहीं करता, और ना ही ऐसा मंच है। तो इसके बारे में बातें करना बहुत आसान होता है। हाँ, ये और बात है कि आप कहते हैं ना, कुछ लोगों को 1-1 घंटा बोलने को कहा जाता है, तो इतना भी मत बोलिए कि लोग आपको चुप करने पर मजबूर करते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी वो अपने आप को समेट संभाल लें। लिखा बहुत अच्छा जा रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ियों से मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं। और एक स्तर जो मैं आपके मंच पर देख रही हूँ, जो वातायन के पटल पर देखती हूँ, या और जो सम्मानित मंच हैं हमारे, तो उनमें जो कविता होती है वो एक अर्थ भरी होती है, और वो उतना ही उसमें, मतलब यदि उनको वो पढ़ेंगे तो उनको समझने वाले लोग भी हैं, और एक बाकी लोग झेप जाएंगे कि जब वो इतना ऊंचा लिखते हैं या खुला लिखते हैं, या तो इसलिए जरूरी होता है कि आप दूसरे को छोटा नहीं दिखाएं, बल्कि लकीर बड़ी कर दें, जो काम अनुसार मंच कर रहा है, और मुझे विश्वास है ये करता रहेगा। धन्यवाद। लेखन के अलावा अगर मैं आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं कि आपकी और क्या क्या अभिरुचियां नहीं? रुचियां तो बहुत है। अब रुचियां तो अब क्या है, इस उम्र में आकर सब समाप्त हो रही हैं, लेकिन गीत संगीत वगैरह, ये हमारे फादर जो है, मेरे पिता बहुत बड़े नामी वकील थे, और माँ जो थी वो एक साइकोलॉजिस्ट, एज सच नहीं, लेकिन मनोविज्ञान जो जानती थी, और स्थितियों से कैसे निपटना है, कैसी विषम स्थितियों से पार पाना है, इस सब का एक व्यवहारिक ज्ञान वैसे तो हर स्त्री में होता है, लेकिन हमें जो अनुभव हुआ वो बहुत अधिक था। तो वो सब हमने समेटा है अपने जीवन में। और उस समय गाना नाचना ये सब अच्छा नहीं समझा जाता था, तो केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और उस जमाने में उन्होंने हमें हॉस्टल में भी डाला, और बहुत एक सुरक्षा की वो दीवार होती थी, जैसे भाई के भी मित्र आएंगे तो पर्दे होते थे और ये सब। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे
स्थितियां सामान्य होती गई, हम भी मॉडर्न होते चले गए, और अब देख ही रहे हैं कि अगर लेखन में वो पिछड़ापन, पुरानापन था नहीं शुरू से ही, तो हमने अपने आप को जैसे तैसे संभाले रखा, और तो कुछ नहीं। आपसे कामना होगी कि हमारे जो उदीयमान लेखक हैं, जो कविता भी लिख रहे हैं, हास्य भी लिख रहे हैं, या व्यंग्य लिख रहे हैं, या अन्य साहित्य लिख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जो उनका मार्गदर्शन कर सके? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लिखना एक सतत साधना है। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल, आप मानेंगे कि 50 से भी ऊपर, सन 69 में मेरी पहली कविता धर्मयुग में छपी थी। तो एक केंद्रीकरण करना, अपनी साधना को, अपने आप को थोड़ी देर समय देना, कि एकदम लिख दिया तो उसका पारायण कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि ये सब कुछ नहीं है, और फिर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको उसकी संपादक, उसके एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 बार लिखकर 10 बार काटते थे, और ऐसा समय आया कि अब हमारे लाइन मुंह से, हमारी जो पंक्ति है वो सीधे कविता बनकर उतरती है। हमारा लेखन जो है वो सीधे, कोई हमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हाथ से लिखूंगी, व्यंग्य लिखूंगी, एकांकी लिखूंगी, लिखते चली जाऊंगी। तो एक सतत साधना है, तो बस साधना करिए आप जरूर से। ये भी एक साधक होता है, लेखक जो है वो तपस्वी और साधक होता है। तो हमने जो है, लेखक एक तपस्वी, एक साधक होता है, और कम से कम मेरा तो यही विचार है। और हमने जोगन का भेष तो मैंने भी नहीं बनाया, लेकिन सारी जिंदगी एक साधना में, एक तपस्या में जरूर गुजार दी है, ताकि संसार को कुछ अच्छा दे सके। दिया बहुत कुछ है, आगे ग्रहण करने वालों पर है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस नहीं कि हम अपने अंदर ही समेट के चले गए जो हमें शक्ति मिली थी, और उसको हमने थोड़ा बहुत देने की चेष्टा की है। और वैसे तो आप देखिए ना कि अध्यापक जो है वो क्या है, सबसे बड़ा अध्यापक होता है। मैं प्रिंसिपल रही हूँ, और वारे खुदा तेरी खुदाई के इम्तिहान तो इतने लिए और डेट शीट आज तक न भिजवाई। और संशोधन कार्य हम छात्राओं से करवाते थे, तो संशोधन कार्य सुधारते समय अध्यापक ने मन ही मन कहा, सच कहें तो विधाता का लेख भी काफी खराब था, पर उसके लेख का संशोधन तो नहीं हो सकता। और अगर आप गलती से कह दें छात्र को कि संविधान का तुमने बिंदी नहीं लगाई या संविधान का संशोधन कार्य करो, तो इस बात पर आज की पीढ़ी तो बवाल खड़ा कर सकती है कि अजय संविधान का संशोधन हम कहाँ से करेंगे। और सांसदों से मैं इतना ही, आप शब्दों को देख लीजिए कि सुनो सांसदों, सुनो सांसदों, संसद को अब नई ऊर्जा, नई सांस दो, सुनो सांस दो, सुनो सांस दो। आप शब्द को तोड़िए, सांसद शब्द जो है, सांसदों जो है, वो एक नई ऊर्जा का प्रतीक है, इसीलिए उन्हें सांसदों कहा जाता है। तो इतना सब मेरा संदेश ही समझ लें। सही, धन्यवाद दीदी, आपने समय दिया और अपनी गंभीर बातें बताई और मार्गदर्शन दिया, उसके लिए अनुस्वार मंच और हम आपके आभारी रहेंगे। मैं भी बहुत आभारी हूँ आपके, बहुत अच्छा लगा।